कहानी की शुरुआत में अलकट जार नाम करके एक जेल को देखते हैं जो सबसे खतरनाक जेल है। आज तक जो भी इस जेल से निकलने की कोशिश किया है वो मारा जा चुका है। इस जेल के नियम और कानून बहुत सख्त हैं और यहाँ पर रहने वाले कैदियों की इज्जत की जाती है। मतलब कि यहाँ पर रहने वाले कैदियों को परेशान नहीं किया जाता है, उन्हें अच्छी सुविधा दी जाती है। इसके बाद हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर मोरिस को दिखाया जाता है। उसके ठीक सामने लिटमस नाम करके एक इंसान बैठा हुआ था जो मोरिस से बात कर रहा था। मोरिस देखता है कि जब लिटमस अपना खाना खा रहा था तो वो अपने खाने को नीचे की तरफ रखता है। इसके बाद जब मोरिस नीचे झांकता है तब उसे मालूम चलता है कि लिटमस के साथ में एक चूहा है और वो उसी को खाना खिला रहा था। लिटमस बताता है कि वो चूहा उसके साथ में हमेशा रहता है। अब लंच टाइम खत्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने शेल्टर में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद इस जेल का जो वार्डन था वो मोरिस को अपने पास बुलाता है। जेल का वार्डन मोरिस से कहता है कि ये अटलांटा का वो जेल है जहाँ से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है। तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम फ्रांसिस्को के जेल से 4 से 5 बार भागने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो मारे जा सकते हो, क्योंकि इस जेल के ठीक बाहर ज्यादा दूर तक समुद्री इलाका है और समुद्र का पानी पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है। अगर तुम तैर करके जाने की कोशिश भी करते हो तो कुछ ही मिनटों में मारे जा सकते हो। ये सब बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम शांति से यहाँ पर रहो और कुछ भी गलत हरकत ना करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करने वाले हो। मोरिस अपने शेल्टर में चला जाता है और कुछ समय के बाद नहाने का जब समय होता है तब वो नहाने के लिए जाता है और उसके सामने वुल्फ नाम करके एक इंसान आ जाता है। यहाँ पर जो वुल्फ था वो मोरिस के साथ में दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मोरिस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो वुल्फ को बहुत मारता है। खैर अब कुछ समय के बाद मोरिस को लाइब्रेरी में भेज दिया जाता है। इस समय लाइब्रेरी के अंदर एक बंदा था जिसका नाम मैथ्यू है। जब मोरिस लाइब्रेरी के अंदर आता है तो मैथ्यू उससे बात करने की कोशिश करता है। वो काफी कुछ मोरिस के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मोरिस उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता है। इसके बाद मैथ्यू उसे कुछ किताब दे करके यहाँ से भेज देता है। उन किताबों को लेने के बाद मोरिस जेल के कैदियों को देने के लिए चला जाता है। हालांकि हर दिन ये काम मैथ्यू करता था, लेकिन आज के दिन ये काम मोरिस से करवाया जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम एक डग नाम करके इंसान को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा चित्र बनाता है। उसकी पेंटिंग को देख करके मोरिस उसकी तारीफ करता है। डक कहता है कि मैं ऐसे ही हर दिन एक नई नई तस्वीरें बनाते रहता हूँ। अब डक से बात करने के कुछ समय के बाद वो चला जाता है मैथ्यू के पास। मोरिस मैथ्यू के पास बैठ करके उससे बात करने की कोशिश करता है। मोरिस पूछता है कि क्या आज तक यहाँ से कोई भाग पाया है, तो मैथ्यू बताता है कि आज तक कोई भी इंसान यहाँ से कभी नहीं भाग पाया। हालांकि कुछ लोग यहाँ से भागने की कोशिश भी किए थे, लेकिन वे लोग समुद्र में ही डूब करके मर गए, क्योंकि ये जो समुद्र इतना बड़ा है इसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई पार करने की कोशिश भी करेगा तो वो बर्फ में जम करके मारा जाता है। इसी वजह से यहाँ से कोई भागने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो इसी जेल में सुरक्षित है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरिस लिटमस के साथ में बात कर रहा था और उससे बात करते हुए वो डक के पास रुक जाता है। उसी वक्त हम यहाँ पर वुल्फ को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। दरअसल वो मोरिस से अपना बदला लेना चाहता था। वो जेब से चाकू निकालता है जिससे डक देख लेता है और इसके बारे में वो मोरिस को बता देता है। इसी वजह से वो मोरिस के ऊपर हमला करता है, उससे पहले ही मोरिस उसे रोक लेता है। एक पुलिस वाला वुल्फ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चाकू लग जाता है। इसके बाद वुल्फ को रोकने के लिए फायरिंग की जाती है तो वो रुक जाता है। हालांकि गलती सिर्फ वुल्फ ने किया था, लेकिन फिर भी मोरिस को भी डी शेल्टर में डाल दिया जाता है। डी शेल्टर बाकी शेल्टरों से बिल्कुल अलग था। इसके अंदर सिर्फ अंधेरा था और सजा के अनुसार इन लोगों को उस डी शेल्टर में रखा भी जाता है। इसी के साथ इन दोनों को पानी से टॉर्चर भी किया जा रहा था। इसी वजह से मोरिस भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब लगभग कुछ दिनों तक इन दोनों को डी शेल्टर के अंदर बंद करके रखा जाता है और एक दिन जब डी शेल्टर की सजा पूरी हो जाती है तो इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलने के बाद ये दोनों फिर से अपने अपने शेल्टर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि इस जेल के अंदर एक नए कैदी को लाया गया है जिसका नाम चार्ली है और उसको बिल्कुल मोरिस के बगल वाले शेल्टर में रखा गया है। मोरिस उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि चार्ली भी फ्रांसिस्को के जेल से ही होकर के आया हुआ था। उसने भी कई बार भागने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसे भी यहाँ पर बंद किया गया है। एक दिन सभी कैदियों को जब ऊपर के स्थान पर भेजा गया था तो उस समय जेल का जो वार्डन था वो हर शेल्टर में जा करके उसे चेक कर रहा था। इस तरीके से वो पहुंच जाता है डक के शेल्टर में और वहाँ पर
पर वो पेंटिंग्स को देखता है। उसके शेल्टर में वो अपनी बनी हुई पेंटिंग्स को देख करके काफी खुश होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पास एक स्टाफ को बुला करके उससे कहता है कि डक को जो पेंटिंग्स की सुविधा दी गई है उससे वो छीन लिया जाए। हालांकि वो स्टाफ पूछता है कि ऐसा क्यों, तो जो वार्डन था वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद वो स्टाफ डक के शेल्टर में जाता है और उसके पास जितनी भी पेंटिंग की सुविधा थी उसे उठा ले जाता है। इसी वजह से ही डक काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब एक दिन जब वो काम कर रहा था तब अचानक से कुल्हाड़ी को उठाता है और पुलिस के सामने अपने ही उंगली को काट लेता है। यह देख करके पुलिस के साथ साथ बाकी के लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग डक का इलाज करने के लिए उसे बाहर लेकर के चले जाते हैं। डक की हालत देख करके मॉरिस भी बहुत परेशान था और जब वो जेब को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक फूल मिलता है। इस फूल को डक ने ही मॉरिस को दिया था। मॉरिस जाता है और डक की कटी हुई सारी उंगलियों को उठा लेता है। उंगलियों को लेकर के वो पुलिस के सामने जाता है और उससे कहता है कि इसे भी रिपोर्ट में लिख लेना। मॉरिस अपने कमरे में बैठ करके डक को याद कर रहा था। ठीक उसी समय मॉरिस की नजर उसके शेल्टर में लगे हुए जाली के ऊपर जाती है। अब इस जाली को देखने के बाद अगले दिन खाने के समय पर वो अपने दोस्तों से मिलता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये जेल काफी पुराना हो चुका है और नमी की वजह से यहाँ की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अगर हम इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़े ही आसानी से टूट जाएंगी। अब रात के समय में जब सभी लोगों का सोने का वक्त हो जाता है तो मॉरिस के पास पहले से ही नेल कटर था और उसी की मदद से वो दीवार को तोड़ने लगता है। हालांकि जो चार्ली था वो मॉरिस के साथ में था। जैसे ही पुलिस आती थी वो मॉरिस को बता दिया करता था। अगले दिन चार्ली मॉरिस से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल करके अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। उसी समय उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई है, इसलिए चार्ली जा करके अपनी बीवी से मिलता है और उससे बातें करता है। उसकी बीवी कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर आ जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना है। चार्ली भी डिसाइड कर चुका था कि वो भी यहाँ से बाहर जाएगा, इसलिए वो मॉरिस से कहता है कि मैं भी जेल से भागना चाहता हूँ। अगले दिन खाने पर सभी लोग मिलते हैं और फिर से एक प्लान बनाते हैं। मॉरिस सबको बताता है कि उस नेल कटर की मदद से दीवार को तोड़ने की कोशिश करो। हमें लगातार ये काम करते रहना होगा और पुलिस के ऊपर नजर रखनी होगी। हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी ये काम हो पाएगा। सभी लोग मॉरिस का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ समय के बाद जब सभी लोग शेल्टर में आ जाते हैं तो यहाँ पर मॉरिस चार्ली से कहता है कि मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम पुलिस के ऊपर नजर रखना। यह कहने के बाद मॉरिस चला जाता है दीवार को तोड़ने के लिए और जो चार्ली था वो पुलिस के ऊपर नजर रख रहा था। कुछ समय के बाद पुलिस इन्हें सब चेक करने के लिए आती है तो चार्ली को मालूम चल जाता है और वो फौरन इसके बारे में मॉरिस को बता देता है। मॉरिस काम को बंद करने के बाद जाकर के लेट जाता है। कुछ समय के बाद जब पुलिस वाला चला जाता है तो मॉरिस फिर से जाता है और अपने काम को शुरू करता है। वक्त के साथ साथ वो दीवार को तोड़ चुका था और उसमें से वो जाली को भी बाहर निकाल लेता है। मॉरिस जब अंदर जा करके देखता है तब उसे मालूम चलता है कि वहाँ से टेरेस के ऊपर जा सकता है। अब इस तरीके से जब मॉरिस अपने दीवार को तोड़ लेता है तो बाकी के लोग भी दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं और अब मॉरिस का काम था कि पुलिस वालों के ऊपर नजर रखना। मॉरिस पुलिस वालों के ऊपर नजर रखता था और धीरे धीरे करके सभी लोग अपने दीवार को तोड़ने लगे थे और एक दिन ऐसा आ जाता है कि सभी लोग दीवार को तोड़ चुके थे। इसी के साथ इन लोगों ने जेल में जो साधन था उसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे के हिसाब से मुखौटा भी बना रखा था। दरअसल इन लोगों ने मुखौटे को इसलिए बनाया था ताकि ये लोग पुलिस को पागल बना सके। जब मॉरिस अपना मुखौटा बना करके तैयार कर लेता है तो वो उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है। उसे बिस्तर पर लिटा देने के बाद वो जाली से निकल करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। दरअसल वो चेक करने के लिए जा रहा था कि आखिर टेरेस कितना ऊपर है। इस बीच जो पुलिस वाला था वो चेक करते हुए मॉरिस के शेल्टर के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो मॉरिस को अच्छे से चेक नहीं करता है और चला जाता है। इधर जो मॉरिस था वो बहुत ऊपर आ चुका था। यहाँ पर मॉरिस को मालूम चलता है कि अगर टेरेस पर जाना है तो सलिया को तोड़ना होगा। इधर जो पुलिस वाला था वो कुछ समय के बाद दोबारा चेक करने के लिए आता है। चार्ली उस पुलिस वाले को देख लेता है और मॉरिस को बता देता है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है। पुलिस वाला जैसे ही मॉरिस के शेल्टर के पास आता है तो उसे शक होता है। जैसे ही वो मॉरिस को चेक करने के लिए जाता है तो वो पहले से ही अपने बिस्तर पर आकर के लेट चुका था। अगले दिन जब खाने का समय होता है तब मॉरिस फिर से अपने दोस्तों से मिलता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात मैं छत पर गया था, लेकिन सबसे ऊपर जाने के लिए हमें सलिया को तोड़ना होगा क्योंकि वहाँ पर सलिया का दीवार है। अब उस रोड को तोड़ने के लिए जो मॉरिस था वो वेंडिंग मशीन को अपने पास रख लेता है।
हालांकि जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस वाला मॉरिस को रोक लेता है, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो मॉरिस को चेक न करके चार्ली को चेक करते हैं। इसी वजह से मॉरिस उस मशीन को लेकर के चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अब रात के समय में मॉरिस फिर से अपने मुखौटों को बिस्तर पर लटा देता है और इस बार वो अपने दोस्तों के साथ में ऊपर जाता है। वो ऊपर इस रोड को पकड़ने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेता है और ऊपर आ जाने के बाद वो वेल्डिंग करके इस लोहे को तोड़ने लगता है। अब इस तरीके से ये लोग उस सलिए को तोड़ चुके थे। इनका ये काम पूरा हो चुका था और अगले दिन जब ये लोग बैठ करके खाना खा रहे थे तब इनके पास वार्डन आता है और मॉरिस के पास जो डक का फूल था वो वार्डन उठा लेता है और उसे तोड़ने लगता है। यह देख करके लिटमस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से ही उसे ही नुकसान होता है। दरअसल लिटमस को हार्ट अटैक आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब मॉरिस अपने शेल्टर में था तब यहाँ पर मैथ्यू उसे कुछ किताब देने के लिए आता है। मैथ्यू कहता है कि किताब को लाइब्रेरी में पहुंचा देना, जिसके बाद मॉरिस जवाब देते हुए कहता है कि गुड बाय। यह कहने के बाद वो मैथ्यू से हाथ भी मिलाता है, जिसके बाद मैथ्यू समझ जाता है कि अब मॉरिस यहाँ से भागने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। लेकिन कुछ ही समय के बाद रात में वार्डन अपने स्टाफ के साथ शेल्टर में आ जाता है और मॉरिस की सारी चीजों को चेक करने लगता है। वार्डन उसके शेल्टर में आता है और उसके शेल्टर की अच्छे से तलाशी लेता है। हालांकि मॉरिस ने जाली वाली जगह पर खुदाई की थी और दीवार को भी तोड़ा था, लेकिन पेंटिंग के जरिए उसने सब कुछ ढक दिया था, इसलिए वार्डन को उसके ऊपर शक नहीं होता है। हालांकि वार्डन अपने स्टाफ से कहता है कि मुझे मॉरिस के ऊपर शक हो रहा है, उसके शेल्टर को चेंज कर दो। 2 दिन बाद उसे यहाँ से निकाल करके किसी और शेल्टर में शिफ्ट कर देना। लेकिन अब अगले ही दिन ही मॉरिस अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हम सभी लोगों को रात में छत पर मिलना है। इसी दिन सभी लोगों को जब टेरेस पर घुमाने के लिए लेके आया जाता है तब यहाँ पर वुल्फ भी आता है और उसकी चेकिंग की जाती है ताकि वो दोबारा मॉरिस के ऊपर हमला ना करे। तभी हम देखते हैं कि वुल्फ किसी और के हाथों से चाकू लेता है और वो मॉरिस को मारने के लिए जाता, उससे पहले ही बीच में मैथ्यू आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। इसी वजह से वो मॉरिस को नहीं मार पाता है। अब रात हो जाने के बाद मॉरिस के साथ में जितने भी दोस्त थे वे सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि जब पुलिस आती है तो वो इनके शेल्टर को ही देख करके चली जा रही थी। यहाँ पर हम चार्ली को देखते हैं जो अपने बिस्तर के ऊपर लेट करके बहुत रो रहा था। उसे भी अपने दोस्तों के साथ भाग करके ऊपर टेरेस पर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो लेटा हुआ है। इधर मॉरिस चार्ली का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन जब चार्ली नहीं आता है तो वो समझ जाता है कि अब वो नहीं आएगा। अब इसके बाद मॉरिस अपने दोनों दोस्तों को उस रोड वाली जगह से ऊपर भेजता है। एक एक करके सभी लोग टेरेस के ऊपर आ जाते हैं। आखिरी में मॉरिस भी टेरेस के ऊपर आ जाता है और ये लोग टेरेस पर जा करके लेट जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है तो ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पाइप के जरिए ये लोग सबसे पहले बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं और जेल का जो गेट था उसके पास जा करके ये लोग उसे पार कर देते हैं और फाइनली इस जेल से बाहर भाग निकलते हैं। जैसे ये लोग जेल से कुछ दूर पर भाग करके जाते हैं तो इनके सामने वो समुंदर आ जाता है। समुंदर के पानी से बचने के लिए भी इन लोगों ने जुगाड़ कर लिया था। इन लोगों ने जेल के अंदर ही रह करके एक साधन बना लिया था जो कि बैलून के जैसा फूल जाता है और वो पानी में तैरने के लिए इन लोगों की हेल्प भी करने वाला था। अब इस तरीके से ये तीनों लोग जेल को पार करके यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद पुलिस फिर से आता है और इन लोगों को चेक करने लगता है। मॉरिस अभी भी सो रहा था, इसलिए पुलिस वाला जा करके जब उसे उठाता है तब वो मॉरिस की जगह पर एक मुखौटा पाता है, जिससे उसे मालूम चल जाता है कि मॉरिस यहाँ से भाग चुका है। वो जैसे ही सीटी बजाता है तो ये बात सभी लोगों को मालूम चल जाता है और इसके बाद जेल के वार्डन अपने सभी सैनिकों को लेकर के समुद्र में जाते हैं उनकी तलाश करने के लिए। काफी समय तक तलाश करने के बाद ना तो वो मिलते हैं और ना ही उनकी लाश मिलती है। लेकिन यहाँ पर वार्डन को ये यकीन हो गया था कि वे सभी लोग डूब करके मर चुके हैं। और मूवी के लास्ट में हमें ये भी नहीं बताया जाता है कि वे तीनों लोग बचकर निकल भी पाए या फिर मारे गए। ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग बच करके या फिर भाग गए होंगे या फिर समुद्र में ही डूब करके मारे गए होंगे। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।